हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो दोस्तों, आज भी हम लोग देखेंगे जूनियर सुपर टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हम आज अपना क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखते हैं आज भी 20 में से किसके 10 क्वेश्चन सही हो पाते हैं। तो लिखा है एक भी प्रश्न छोड़ना मना है, तो आप लोग कोई भी प्रश्न न छोड़िएगा, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हैं। हो सकता है कि आप जो जिस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं वही परीक्षा में आए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। तो देखिए, आप लोग बताइए 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परुसड़ी नदी के तट पे हुआ 10 राजाओं का युद्ध। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग डिटेल देखिए। 10 राजाओं का युद्ध परुसरी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया। तो यह किसके किसके बीच हुआ? भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच में हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मपाल। तो चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। डिटेल है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की। बंगाल के कौन से राजा थे ये? पालवंशी राजा। ये पाल वंश के राजा थे धर्मपाल जी। तो चलिए अब हम आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की। किसकी? ऑप्शन नंबर सी, जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रामपाल ने की। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित थी, बताइए। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है कोलीय वंश। तो चलिए देखिए नीचे डिटेल लिखा है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलीय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ। शुद्धोधन अगर आपसे पूछे कि कौन से वंश के राजा थे तो आप क्या बताएंगे? शाक्य वंश के राजा। और उनकी माँ गौतम बुद्ध की माँ कौन से वंश की थी? कोलीय वंश की। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। आप लोग बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। तो देखिए इसका आंसर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो कि सबसे प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने कराया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल इज राइट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी स्थापना करवाई धर्मपाल जी ने। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो आंसर देखिए इसका डिटेल में लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त गुप्त वंश के राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। कौन थे ये कुमारगुप्त? कुमारगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? आप लोग बताइए, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। तो चलिए हम लोग डिटेल देख लेते हैं। लिखा है, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास करता है और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि हीनयान मूर्ति पूजा पर, न तो मूर्ति पूजा पर यहाँ पे रहेगा, न तो लगा लीजिए, न तो ये न तो मूर्ति पूजा पे विश्वास करता है और न ही यह विश्वास करता है कि भगवान बुद्ध थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हम आप लोगों को बता दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक। तो चलिए देखते हैं डिटेल। लिखा है, विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम हैं। इसमें किसके किसके लिए नियम बनाए गए हैं? संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए इसमें नियम बनाए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिखा है, अशोक ने धम्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? बताइए, अशोक ने कौन कौन से अधिकारी रखे थे धम्म प्रसार के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब ऑप्शन ए युक्त, ऑप्शन बी प्रादेशिक, ऑप्शन सी राजकीय, ये तीनों राइट है। तो चलिए आगे देखते हैं डिटेल इसका क्या लिखा है। लिखा है, अशोक ने अपने शिलालेखों में धर्म को ही धम्म कहते हैं, प्रचार के लिए युक्त, प्रादेशिक और राजयुक्त नियुक्त किए। कौन कौन नियुक्त किए? युक्त, प्रादेशिक और राजयुक्त। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ से भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। देखिए लिखा है, तमिलनाडु के बालू टिब्बों को क्या कहा जाता है? बालू टिब्बा मतलब बालू का टीला। आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। ये कैसा होता है? ये ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी जहाँ पे रेगिस्तान रहता है वहाँ कुछ जगहों पे ऐसा ऐसा उठा भाग रहता है। ये सब बालू के टीले के अंतर्गत आता है। छोटा छोटा रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ये पहाड़ जैसा नहीं रहेगा, छोटा छोटा भाग रहेगा, उठा उठा। तो तमिलनाडु में बालू के टिब्बों को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु में बालू के टीलों को टेरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो चलिए आगे हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, नोइल एवं अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेन्नार। पेन्नार की सहायक नदियां हैं नोइल और अमरावती। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है डिटेल में। डिटेल में लिखा है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। किससे? अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, तो मौसम दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटित होती हैं, कभी धूप हो जाए, कभी बारिश होने लगे, ये सब क्या होता है? ये सब मौसम होता है। और जब यही हम 30 साल का देखेंगे मौसम में क्या क्या अंतर हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? वो जलवायु कहलाएगा। मतलब जलवायु दीर्घकालिक होती है और मौसम तात्क्षणिक होती है, तुरंत घटित होती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
तमिलनाडु। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो आप लोगों को बता दें, देखिए ये मैप में यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है और यहीं पे जब बारिश लौटता है, मानसून जब लौटता है तो वर्षा करता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी डिटेल को। इसमें डिटेल में लिखा है, शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों की ओर लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। कहाँ से लौटती है? बारिश लौटती है बंगाल की खाड़ी की ओर से लौटती है। ये स्थल पवनें जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर से लौटकर तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कराती हैं। लिखा है, भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु क्षेत्र में इस मौसम के कारण वर्षा होती है। ठीक, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। देखिए कथन एक दिया है और एक कारण दिया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल की परीक्षाओं में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिए। कथन क्या लिखा है? तो कथन क्या लिखा है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण है, भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। तो चलिए इसमें बताइए क्या राइट होगा। इसमें राइट क्या होगा? लिखा है ऑप्शन ए, कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए क्या है, कथन में जो लिखा है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, ये राइट है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा यहाँ मानसूनी पवनों से होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या लिखा है डिटेल में। डिटेल में लिखा है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। तो चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए ये कूट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है 1 नंबर स्थान की स्थिति, 2 नंबर ऊंचाई, 3 नंबर समुद्र तल से दूरी, चौथा उच्चावच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब क्या क्या चाहिए एक जलवायु का निर्धारण करने के लिए? स्थान की स्थिति चाहिए, ऊंचाई चाहिए, समुद्र तल से दूरी चाहिए और उच्चावच चाहिए। ये चारों चाहिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा है डिटेल में कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है। देखिए पहला क्या लिखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है उत्तर पूर्वी राज्यों में, तीसरा है पश्चिमी घाट में, चौथा है हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पे पूछा है देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और आप जानते हैं कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो अल्पाइन वन रहता है। जितने भी टैगा और टुंड्रा वाले क्षेत्र पड़ते हैं, ये सब ठंडी इलाकों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 व 3, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी घाट। तो चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य के प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये वन वर्ष में अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो सदाबहार वन आपसे अगर पूछे कि किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सदाबहार वन कहलाते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए और इसके नीचे डिटेल लिखा है, कुछ लिखा है, भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हमारे देश में कैसे वन पाए जाते हैं? अधिकांश उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। लिखा है, हमारे देश में बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? ये कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय पे अपनी पत्तियां गिराते हैं। इसकी अगर विशेषता आपसे पूछे उष्णकटिबंधीय वन की, तो आप बता देंगे कि ये बहुत कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय में अपने पत्ती गिरा देते हैं। तो चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए क्या क्या कथन है। पहला है, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। दूसरा क्या लिखा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भिन्नता आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों बात सही है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए व्याख्या में क्या लिखा है। व्याख्या में लिखा है, कटीली झाड़ियों वाले वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आ जाती है। तो क्या लिखा है इसमें? लिखा है, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि शुष्क भाग जैसे रेगिस्तानी इलाका, आपने जहाँ भी देखा होगा वहाँ आपने देखा होगा कैक्टस के पौधे पाए जाते हैं। तो कैक्टस के पौधे ये सब कटीली रहते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानी इलाकों में, मरुस्थलीय इलाकों में। तो चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तो चलिए देखिए क्या लिखा है। व्याख्या डिटेल लिखा है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों की निवास को संरक्षित रखने में जागरूकता लाई जा सके। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए आज का 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय क्षेत्रों में। आप लोग जानते हैं कि जैसा कि यहाँ पे लिखा है गिर वन में क्या पाए जाते हैं? एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके डिटेल में क्या लिखा है। लिखा है, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ज़रूर।